नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही आप लोग को पता होगा ओपेनहाइमर मूवी जो कि क्रिस्टोफर नोलन द्वारा बनाई गई है, ये रिलीज हुई है। और ये एक तरीके से एक और मास्टरपीस है इनके द्वारा जो हम लोगों को मिला है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इंडिया में आप लोग को पता होगा कि इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। एक पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिसमें साफ ये कहा गया है कि इस तरह की चीज़ों को रिलीज ही क्यों होने दिया जाता है सेंसर बोर्ड द्वारा। ऐसे ही और भी कई पोस्ट आप लोग को इसी बात को कहते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इंडिया के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, आप लोग को पता होगा कि इंडिया का जो आरटीआई एक्ट है उसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। उसी में से एक जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जिनका नाम है उदय महूकर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका भी एक पोस्ट जो है इसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आया है। सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन का एक आर्टिकल को शेयर किया है और उसके बारे में उसके बाद फिर ये लिखा है कि इस मूवी में यानी ओपेनहाइमर मूवी जो है इसमें हिंदूज की, भगवत गीता की और बाकी इंडिया की जो कल्चर का है इसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है। ये आगे ये भी कह देते हैं कि जितने भी लोग जिनकी लाइफ जो है वो भगवत गीता से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है या फिर जितने भी हिंदूज हैं उन सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि ये सीन किसी एक पर्टिकुलर सीन की हम बात करते हैं जिसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, उसको इस मूवी से हटाया जाए। पूरा क्या है इशू ये मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को भी एक नई चीज़ यहाँ से पता चली है। दरअसल एक ट्वीट जो है इसी से रिलेटेड वो इस तरीके से है कि उसमें एक किताब जिसका नाम है नेहरू सिविलाइजिंग द सैवेज वर्ल्ड, इस बुक के कई पेजेस जो है उस पोस्ट में शेयर किया गया है। और उस पेजेस में ये बताया गया है, ये लिखा है उन पेजों में कि जो ये ओपेनहाइमर है इनने नेहरू से रिक्वेस्ट की थी कि यूएसए जो थोरियम मांग रहा है वो इंडिया मना कर दे देने से, क्योंकि यूएसए भले ये कह रहा है कि ये थोरियम वो यूज़ करेगा ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, लेकिन इसका जो असल इस्तेमाल है वो करने वाला है यूएसए एटॉमिक बम बनाने के लिए। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है इस पोस्ट से पता चली। अभी मैं इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग कह सकते हो कि कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये जान के। खैर ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग साइड करते हैं। जो हम लोग का रियल टॉपिक है उस पर हम लोग आ जाते हैं। ये जो मूवी है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया क्रिस्टोफर नोलन द्वारा बनाया गया है। और ये वो शख्स है जिनके बारे में अगर आप लोग मेरे से पूछो कि इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर, सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलर कौन है मेरे अकॉर्डिंग, तो बिना सेकंड थॉट के, बिना किसी और के बारे में सोचे, बिना एक भी सेकंड रुके, मैं इस पर्सन का नाम तुरंत ले लूँगा। इनकी मूवी के लिस्ट जो यहाँ पर है इन सब के बारे में आपने सुना होगा। इनकी मूवी समझने के लिए कम से कम 3 से 4 बार देखनी पड़ती है। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोग कह सकते हो इंडिया में परफॉर्म कर रही है। इस पूरी कंट्रोवर्सी से पहले अगर हम लोग इस मूवी की बैकग्राउंड जो है उसके बारे में बात करें तो यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि ये मूवी है दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट या फिर आप लोग कह लो कि दुनिया के एकलौते न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड। 1939 से आप लोग को पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू हुआ था और फिर काफ़ी टाइम तक 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चलता है। और एक तरफ यूके, फ्रांस, आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत यूएसए भी, ये सब थे। और दूसरी तरफ इसमें था हिटलर और उसके अलाइज जिनको एक्सिस अलायंस कहा जाता था, जिसमें था जर्मनी, इटली और जापान। और आप लोग को पता होगा कि हिटलर शुरुआत में एक के बाद एक जो आसपास के कंट्रीज थी उनको डिफीट करके उनको अपने अंदर इंक्लूड करते जा रहा था। अपनी जो टेरिटरी थी लगातार जो नाजीज थे वो बढ़ाते जा रहे थे। और शुरुआत में आप लोग कह सकते हो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ये सब चुपचाप से बैठे थे इस उम्मीद में कि रशिया को भी ये जो नाजीज है ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद सोशलिज्म का एंड हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में अपनी मनमानी आप लोग कह लो, अपने तरीके से जो एक्सपेंशन था जर्मनी का, जो नाजीज का आप लोग कह सकते हो कि लगातार टेरिटरी को कैप्चर करना था, इसको ये लोग टॉलरेट करते रहे। लेकिन फिर जब पानी सर के ऊपर निकल गया तब इन लोग ने इसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना शुरू किया। इन कंट्रीज ने भी नाजीज पे, जर्मनी पे या फिर बाकी इन एक्सिस पावर पे वॉर जो है वो धीरे धीरे डिक्लेयर कर दिया। यूएसए शुरुआत में तो आप लोग कह सकते हो कि इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन होता क्या है कि 7 दिसंबर 1941 को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर एक हवाई ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जिसके अंदर पर्ल हार्बर पे, जो कि यहाँ पर कही है, यहाँ पर जो यूएसए की आप लोग कह सकते हो नेवल फोर्स थी उस पे जापान अटैक कर देता है। काफ़ी हैवी अटैक होता है ये, जिसके बाद यूएसए भी वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर जाता है एक तरीके से। तो आप लोग कह सकते हो डायरेक्टली एंटर कर जाता है, क्योंकि उसके पहले भी चाइना हो गया या फिर फ्रांस हो गया, यूके हो गया या रशिया हो गया,
इन सब को यूएसए जो है ऑलरेडी वेपन सप्लाई कर रहा था, जो भी वॉर के मटेरियल्स थे वो सप्लाई कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 के अटैक के बाद, पर्ल हार्बर का जो अटैक है उसके बाद, आप लोग कह सकते हो यूएसए जो है वो भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर यूएसए, ब्रिटेन, ये सब भी जो जापान है उस पर भी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरी तरफ होता क्या है कि इस तरीके की न्यूज़ जो है वो सबको मिलती है कि जो नाजीज हैं वो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, उस पे काम चालू है। और आप लोग यहाँ पर खुद सोच के देखो, अगर जो जर्मनी है यानी कि जो नाजीज हैं वो न्यूक्लियर बम बना लेते, उनके पास न्यूक्लियर वेपन आप आ जाता, तो इससे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की जो आज के टाइम पे इमेज है ना वो कुछ दूसरी होती। इंडिया हो सकता है ब्रिटेन के बाद जापान की टेरिटरी बन गया होता। और आप लोग को बता दूं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें नाजीज के अगेंस्ट में इंडिया की फोर्सेस जो है वो भी लड़ी थी, साथ ही साथ जो है वो ब्रिटेन के अंदर था। तो ऐसे टाइम पे हो सकता था ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए जर्मनी जो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल है वो इंडिया पे ही कर देता, क्योंकि इंडिया को आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिशर्स का क्राउन कहा जाता है, यानी कि एक नायाब कॉलोनीज आप लोग कह सकते हो कहा जाता था, क्योंकि मैंस का सप्लाई हो या फिर पैसे का सप्लाई हो, हर तरीके से इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था ब्रिटिश एम्पायर में। इसीलिए चांसेस था कि ये जर्मनी जो है वो इंडिया पे भी अटैक कर सकता था फ्यूचर में, अगर ये न्यूक्लियर बम जो है खुद से डेवलप कर लेते, पहले आप लोग कह सकते हो डेवलप कर लेते तो। लेकिन हुआ क्या कि इसी न्यूज़ के चलते यूएसए ने या फिर यूके, कनाडा, इन सब ने मिल के आप लोग कह सकते हो यूएसए के साथ ये प्लान बनाया कि हम लोग भी अपना जो न्यूक्लियर बम है वो बनाएंगे। और बात तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन 1942 से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि डिसाइड किया गया था कि यूएसए भी जो है वो न्यूक्लियर बम बनाएगा। अब यहाँ पर नाम आता है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जो कि आप लोग कह सकते हो कि एक अमेरिकन थियोरेटिक फिजिसिस्ट थे, और इनको इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है। ये डिसीजन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि जो भी फेलोज थे इनके, जो इनके अंडर काम करने वाले थे, वो अगर आप लोग देखो तो उसमें से नोबेल प्राइज़ हो गया या फिर इस तरीके की काफ़ी अवार्ड विनर साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, लेकिन इनके पास इस तरीके का कोई भी अवार्ड नहीं था। साथ ही साथ आज से पहले किसी भी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इनने काम नहीं किया था, इसीलिए इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा उस समय जो क्रिटिसिज्म या कंट्रोवर्सी है वो भी क्रिएट हुई थी। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये इतना ज़्यादा सीक्रेट था, आप लोग कह सकते हो कि प्रेसिडेंट को छोड़ के, उस समय रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे जब ये प्रोजेक्ट जो है इसकी नींव रखी गई थी, किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था। ये यहाँ तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे यूएसए के, उनको भी इसके बारे में नहीं पता था। ट्रूमन वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि बाद में प्रेसिडेंट बने थे, तो उनको भी इसके बारे में नहीं पता था। फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ता है, और फाइनली दुनिया का जो पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट है वो होता है 16 जुलाई 1945 को। ये जो टेस्ट है ये लॉस अलामोस, जो कि न्यू मैक्सिको में यहाँ पर है, यहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है। और ये जो ओपेनहाइमर है ये बन जाते हैं फादर ऑफ एटॉमिक बम। टेस्ट ये सक्सेसफुल होता है, जैसा कि मैंने बताया कि 16 जुलाई 1945 को ये टेस्ट होता है, और इसके आप लोग कह सकते हो कि 1 महीने का भी इंतजार जो है वो यूएसए नहीं करता इसके बाद। और 6 और 9 जुलाई 1945 को आप लोग को पता होगा जापान पे ये जो न्यूक्लियर बम है ये गिरा दिया जाता है। लेकिन ये तो चलो अलग चीज़ हो गई, इसकी कहानी आपको पता ही होगा, कोई नई चीज़ नहीं है ये। और ये जो मूवी जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ये रिलेटेड है इन्हीं ओपेनहाइमर पे। इसको एक तरीके से बायोपिक ही कह सकते हो आप लोग, ओपेनहाइमर की ये बायोपिक है, और उनके बारे में, उनकी पूरी ये जो जर्नी थी न्यूक्लियर बम को बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में, इसके बारे में इस मूवी में बताया गया। अब हुआ क्या कि ओपेनहाइमर के अगर आप लोग लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एशियन हिंदूज लिटरेचर या एशियन हिंदू टेक्स्ट के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। भगवत गीता हो गया या फिर सबसे ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े, इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा इनने पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड थे। और ऐसा भी इनका कहना था कि गीता जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसफिकल सॉन्ग, यहाँ पर लिखा है सॉन्ग, ये कहते थे ये है इस समय वर्ल्ड में। इसको पढ़ने के लिए आप लोग कह लो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो भी इनने सीखा था। और इतना ज़्यादा ये इंटरेस्ट रखते थे हिंदू कल्चर्स में, एशियन हिंदू जो लिटरेचर है या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें, कि इनने अपने गाड़ी का नाम ही गरुड़ा रख दिया था, जो आप लोग को पता होगा कि विष्णु जी का एक तरीके से कह सकते हो व्हीकल है। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो इनकी एक वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी, जो पहला ये टेस्ट हुआ था सक्सेसफुल 1945 में 16 जुलाई को। इस टेस्ट के बाद इनका एक वीडियो है जिसमें ये
भगवत गीता की ही एक लाइन जो कि कुछ इस तरीके से है कि नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, इसको दोहराते हैं। तो इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा ये जो भगवत गीता है इससे इंस्पायर्ड थे, और इनकी यही लाइन, भगवत गीता की यही लाइन आप लोग कह सकते हो इस मूवी में बार बार इस्तेमाल की गई है। जिसमें से एक बार अगर आप लोग देखो तो इस मूवी में एक इंटीमेट सीन है। दरअसल ये जो एक्टर है जिनने ओपेनहाइमर का रोल प्ले किया, इनकी जो लवर होती है उनका एक सेक्स सीन है इस मूवी में, जिसमें इस पूरे सीन के बीच में, यानी कि ये लोग जब इंटीमेट हो रहे होते हैं उसके बीच में ही जो ये लेडी होती है ये भगवत गीता को उठा के एक लाइन पढ़ने को कहती हैं इनसे और पूछती हैं कि ये क्या लिखा है। तो वो ये पढ़ के सुनाते हैं कि आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अब इस चीज को लेके कि ऐसे सीन के बीच में भगवत गीता का जो जिक्र है वो लाया गया, भगवत गीता की जो लाइन है वो बोली गई है, इसको लेके हिंदूज जो है वो काफी ज्यादा नाराज है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि कुछ हिंदूज जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। उदय माउराज का तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, उसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं ये सिर्फ अकेले नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे ना तो अनुराग ठाकुर जो कि इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर है, इनका भी हाल में ही कुछ ऐसा ही रिएक्शन रहा है। इनने भी यही कहा है कि इस सीन को रिमूव करना चाहिए। इन सीन को रिमूव करने के लिए या इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए इंडिया का सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसको डायरेक्शन भी दे दिए गए हैं। और ये है पूरा जो इशू जिसके लिए ये जो कंट्रोवर्सी है वो बनी हुई है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पूरा सीन है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मजाक भी उड़ रहा है दूसरे रीज़न की वजह से भी इंडिया में। दरअसल हुआ क्या है कि ये जो ब्लैक कलर का ड्रेस यहाँ पर आप पहने हुए देख रहे हैं इन लेडी को, दरअसल जो ओरिजिनल सीन है उसमें इस तरीके का कोई भी ड्रेस इनने नहीं पहना। यहाँ पर ये कम्प्लीटली आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि न्यूड है, लेकिन इंडिया में ये रिलीज करने के लिए इस सीन को इस तरीके से बनाया गया है और इनके आगे इस तरीके से सीजीआई का इस्तेमाल करके ये ब्लैक कलर का जो क्लॉथ है इसको लगा दिया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बेस्ट सीजीआई का जो अवार्ड है वो जाना चाहिए इंडिया के सेंसर बोर्ड को। तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ रहा है सेंसर बोर्ड का इंडिया में जो इस तरीके से ये मूवी रिलीज की गई है उसका। लेकिन यहाँ मैं अगर आप लोग से पूछूं, देखो आजकल क्या हो रहा है ना, आप लोग भी इस चीज़ को देख रहे होगे कि कोई भी मूवी हो, बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, वो रिलीज होती है और उसको बॉयकॉट करने का नारा लग जाता है इंडिया से। एक तरीके से पूरा मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है इंडिया में। कहीं कहीं पर तो ये सही है, कहीं कहीं पर तो इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा लिबर्टी के नाम पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू सेंटिमेंट जो है उनको अटैक किया जा रहा था। लेकिन कभी कभार अगर आप लोग देखो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और बिना किसी वजह के कभी कभार इशू बना दिया जाता है ना। यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि ओपेनहाइमर का ये जो केस है इसको आप लोग क्या समझते हो कि क्या ये ज़रूरी था? क्या वाकई में इससे हिंदूज के जो सेंटिमेंट्स है उस पर अटैक हुआ है, या फिर बिना वजह के इसको एक इशू बनाया जा रहा है और एक मास्टरपीस मूवी को आप लोग कह सकते हो टारगेट किया जा रहा है? इसका जवाब मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।